बहुत बहुत स्वागत है आपका बुक बूस्टर में। बिहार एसएससी का एग्जाम देना है तो बस लोड काहे को लेना, ये सारे क्वेश्चंस कर लो और टेंशन फ्री हो जाओ। एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा, गारंटी है भाई। तो आओ शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने क्या दिख रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ई.आई. कोरी, जेसी बोस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में ही पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन एक्चुअली है क्या? ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती है, ठीक है। और लुई पाश्चर के बारे में आप जानते हैं कि पाश्चराइजेशन इन्होंने ही दिया था, पाश्चराइजेशन का फॉर्मूला। और रेबीज का टीका भी इन्होंने ही खोजा था, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है, इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी 1928 ईस्वी में। ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं और स्कॉटिश हैं, ठीक है। और लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। साथ ही जेसी बोस का नाम आपने देखा था यहाँ पे, जेसी बोस। इन्होंने केस्कोग्राफ का विकास किया था। इसका क्या यूज है? यह पौधों की वृद्धि को मापता है। अगला है कि द टिन ड्रम किस नोबेल विजेता की कृति है? ऑप्शंस देखिए, डोरिस लेसिंग, गुंटर ग्रास, ऑक्टावियो पाज, साल बेलो। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, गुंटर ग्रास की कृति है द टिन ड्रम। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? ठीक है, टाइम किससे डिसाइड होता है इंडिया का? प्रमाणिक यामोत्तर रेखा कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए, 87 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इन सारे ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ईस्ट यहां पे क्या है? पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर। अगर किसी में वेस्ट, अगर जैसे कि 82.5 डिग्री ऑप्शन रहता और वहां पे वेस्ट लिखा रहता तो वो नहीं होता, ईस्ट सही है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है। ये जो है कहां कहां से गुजरती है? ये 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य याद रखना है आपको, ठीक है। ये 5 राज्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में ब्रॉड गेज यानी जिसको बड़ी लाइन बोलते हैं, ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? ऑप्शंस देखिए, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1.676 मीटर। बड़ी लाइन में 2 पटरियों के बीच की दूरी क्या रखी जाती है? 1.676 मीटर, ठीक है। अगला है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? पहली बात तो श्रवणबेलगोला कहां पे है? तो कर्नाटक में। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, वहां किसकी मूर्ति है? दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है, गोमतेश्वर की मूर्ति किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है ये। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में क्या है? 42 फुट, बी में है 32 फुट, सी 50 फुट, डी 57 फुट। इसका सही आंसर है 57 फुट, ऑप्शन डी 57 फीट जो है इसका सही आंसर है। इस मूर्ति की ऊंचाई इतनी है। ये मूर्ति बनाई किसने थी? तो ये मूर्ति बनाई थी चामुंड राय ने। ये मूर्ति बनाया गया था चामुंड राय के द्वारा, ठीक है। कब? तो 981 ईस्वी के आसपास। और ये जो है चामुंड राय, ये किसके मंत्री थे, किसके सेनापति थे? तो ये गंगवंश के एक राजा थे, राचमल्ला। इसका भी नाम याद रखिएगा, राचमल्ला। किस वंश के थे? तो गंगवंश के। तो इसके सेनापति या मंत्री जो भी थे वो चामुंड राय थे। उन्होंने ही इस मूर्ति का निर्माण कराया था। जैनियों के लिए पवित्र स्थान है और उस मूर्ति की ऊंचाई है 57 फुट। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना यानी पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ये ऑप्शंस देखिए, 1886, 1912, 1900, 1917। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1917। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में।
ये भारतीय उपमहाद्वीप का कितना केवां पुराना विश्वविद्यालय है? तो 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? ऑप्शन देखिए, नीरज सी चौधरी, ई एम फॉस्टर, थॉमस हार्डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ई एम फॉस्टर। इन्होंने ही इसको लिखा था। अंग्रेजी लेखक थे और ये जो है किस पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो 1920 के दशक में ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर। किसने लिखा? ई एम फॉस्टर ने, ए पैसेज टू इंडिया। अगला है अमंग द बिलीवर्स इंडिया, ए मिलियन म्यूटिनीज एंड एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं सलमान रुश्दी, शिवा नायपाल, पॉल थेरोक्स, वी एस नायपाल। तो नायपाल में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन डी सही आंसर है, वी एस नायपाल। शिवा नायपाल नहीं है, वी एस नायपाल। नेक्स्ट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहां है? ऑप्शंस डिगबोई, जयपुर, झारसुगुड़ा और पन्ना। आपको इसका आंसर पता ही होगा, पन्ना की खान बहुत फेमस है हीरे के लिए। कहां है ये? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। अगला है फिल्म पाथेर पंचाली, बहुत ही फेमस फिल्म है, किनके द्वारा निर्देशित थी? बिमल राय, सत्यजीत राय, मृणाल सेन, गुरुदत्त। सही आंसर ऑप्शन बी, सत्यजीत राय। ये बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं भारतीय फिल्म जगत के, सत्यजीत राय। ये बनी कब थी? 1955 में। बंगाली फिल्म थी ये, बंगाली भाषा में बनी थी, नाटक फिल्म है। किनके द्वारा? सत्यजीत राय ने इसको लिखा भी था, निर्देशित भी किया था। कल्ट क्लासिक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, 21 मार्च, 21 मई, 21 जून और 25 दिसंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 21 जून। आपको पता ही होगा ये वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, 21 जून को मनाया गया था। सबसे पहली बार मनाया गया था 2015 में। 2015 में सबसे पहली बार मनाया गया था ये। और 21 मार्च भी एक फेमस डेट है, ये दिन को याद रखना है। ये जो है 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, बार बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है इस दिन, वन दिवस। और एक 25 दिसंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस, ठीक है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये नीतीश कुमार वाला सुशासन दिवस नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? यहां पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शंस हैं कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति, सार्वजनिक व्यय नीति। तो व्यापार नीति जो है ये राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, बाद बाकी ये सारे राजकोषीय नीति के घटक है, बट व्यापार नीति जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मतलब इस तरफ से, नीचे से ऊपर जा रही है, यहाँ उत्तर की ओर। कोसी, घाघरा, सोन और गंडक। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सोन। कोसी जो है ये भी उत्तर की दिशा से प्रवेश करती है, घाघरा भी और गंडक भी। सोन जो है ये दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। सोन नदी निकलती कहां से है? सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक ये कहां है? अमरकंटक एमपी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। कौन सा इसमें गलत है? मैडम क्यूरी डायनामाइट, एजी बेल टेलीफोन, जेलबेर्ट टेलीविजन, जेम्स वाट स्टीम इंजन। सही क्या हो जाएगा? यानी कि ये वाला जो है ऑप्शन ए, ये हमारा गलत है, क्योंकि डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की थी, तो पहला वाला गलत हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा? तो सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा? ऑप्शन देखते हैं, न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली और टोक्यो। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, टोक्यो। सबसे पूर्व में यही स्थित है, टोक्यो यानी जापान। कहां है टोक्यो? जापान में। जापान को क्या बोलते हैं? जापान को बोलते हैं उगते सूरज का देश, सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश या उगते सूरज का देश, उगते सूरज का देश बोलते हैं। अगर यही बात हो जाएगा कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा, तो भारत में अगर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। अरुणाचल प्रदेश ये सबसे पूर्वी राज्य है हमारा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले सूरज निकलेगा। अगला है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए ई मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। ये कहां से रिलेटेड थे? त्रावणकोर से, त्रावणकोर से रिलेटेड थे, ठीक है। राजा रवि वर्मा ने मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती कब बनाई थी? तो 1899 में, ठीक है। राजा रवि वर्मा द्वारा ये बनाया गया था। देखिए राजा रवि वर्मा के बारे में अगर आपको इंटरेस्टिंग वे में कुछ जानना है तो इनके जीवन पर एक मूवी भी बनी है, रंग रसिया। रंग रसिया ये जरूर देखिएगा आप, ठीक है। इसमें रणदीप हुड्डा ने मुख्य भूमिका निभाया था, जो कि राजा रवि वर्मा के लिए उन्होंने डेडिकेटेड अपना काम किया है उसमें। अब जरूर ये मूवी देखिए, आपको राजा रवि वर्मा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए अभी जो हमारे पास जो भी पेंटिंग्स वगैरह मौजूद है देवी देवताओं के, वो सारा देवी देवताओं की जो पेंटिंग है, देवी देवता के पेंटिंग इनके द्वारा ही बनाया गया था, इनके द्वारा ही सारा पोर्ट्रे किया गया था। तो राजा रवि वर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। और दादा साहब फाल्के जो हैं, जो कि हमारे फिल्म जगत के सबसे बड़े पितामह माने जाते हैं, उनको भी इन्होंने ही प्रोत्साहन दिया था कि आप मूवीज में काम कीजिए, आप मूवीज बनाइए, ठीक है। राजा रवि वर्मा का बहुत योगदान है कला के क्षेत्र में। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ये भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। ऑप्शंस देखिए, राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल और अंधा युग। मैला आंचल इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु ने इनकी रचना की है। इसके अलावा ये जो राग दरबारी है, राग दरबारी लिखा है श्री लाल शुक्ल ने, लाल शुक्ल ने लिखा है, ठीक है। और गुनाहों का देवता और अंधा युग ये भी बहुत ही फेमस हिंदी नाटक, हिंदी काव्य नाटक है। इसकी रचना की थी धर्मवीर भारती ने, धर्मवीर भारती। इनका भी याद रखना है इनको, गुनाहों का देवता अंधा युग किसने किया था? धर्मवीर भारती ने, राग दरबारी लाल शुक्ल ने। अगला है अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शंस रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज, ग्रेगर मेंडल। सही आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन डी, ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स, इनके जनक वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम है जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है। और इन्होंने जो है अनुवांशिकी के अध्ययन के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? तो ये भी पूछा जाता है, तो मटर के पौधे का, ठीक है। मटर के पौधे का इन्होंने चुनाव किया था। अगला देखिए, दो स्तंभ दिए हुए हैं, राज्यों के नाम दिए हुए हैं और वहां स्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। इधर राज्य के नाम है, इधर न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम है। तो सही मिलान दिए गए विकल्प में क्या है? तो मिलान करके देखते हैं, विकल्प खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए ये जो नरोरा है, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है। कैगा है, कैगा कर्नाटक में है। काकरपाड़ा ये गुजरात में है और कुडनाकुलम ये तमिलनाडु में है। इसका देखिए, ए का क्या हो गया? 2, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4 ये दोनों में है, ए और डी दोनों में है। सी का 1 मतलब ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस देखिए, राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये तो सही है, स्थायी संस्था है, कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर
रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का गठन जो है ये 1958 में नहीं हुआ था, राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन तो यही हो गया। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इनका राज्यसभा का गठन जो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन जो है 3 अप्रैल को हुआ था, 1952 में 3 अप्रैल को। और पहला सत्र अगर पूछा जाए तो 13 मई 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इधर बीमारी दिया हुआ है और इधर उसके टेस्ट दिए हुए हैं, दोनों का सही मिलान करना है। मिलान करके देखते हैं। विडाल टेस्ट जो है, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। ठीक, डिक टेस्ट होता है, ये होता है स्कारलेट फीवर के लिए, इसका ये हो जाएगा। टोर्निकेट टेस्ट होता है, ये होता है डेंगू बुखार के लिए। ठीक, आर ए फैक्टर टेस्ट होता है, ये गठिया के लिए होता है। और एलिसा टेस्ट आप सबको मालूम होगा, ये एड्स के लिए होता है। तो देखिए सही आंसर क्या मिल रहा है। ए का हो गया 3, ए का 3, ए का 3 इसमें है। उसके बाद 2, बी का हो गया 5, बी का 5, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार। तो कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब क्या, H2SO4। H2SO4 का यूज होता है कार की बैटरी में। अगला प्रश्न है कि बोको हराम क्या है। ऑप्शंस है, प्रगतिशील किसानों का एक समूह, पाषाण युगीन पेंटिंग, हाल में सक्रिय एक ज्वालामुखी, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन। सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है बोको हराम। ठीक है, इस संगठन को इस्लामिक स्टेट ऑफ द वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस भी कहा जाता है, ISWAP। ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है आतंकवादियों का। नेक्स्ट है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया। ऑप्शंस हैं, A.G. रामचंद्रन, B.R. अंबेडकर, के कामराज, डी लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप जानते होंगे, ये हमारे दूसरे पीएम थे, सेकंड पीएम। ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनको मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न। तो ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था इनको भारत रत्न, तो 1966 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, ये दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये 1964 से 1966 तक रहे थे। संदिग्ध अवस्था में ताशकंद सम्मेलन में इनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समिट के लिए गए थे और वहां इनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज, रावी, चेनाब और व्यास। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सतलज, क्योंकि सतलज जो है ये तिब्बत से निकलता है, तिब्बत से। मानसरोवर के निकट एक स्थल है राक्षस ताल, राकस ताल भी बोलते हैं, राक्षस ताल या राकस ताल। ठीक है, राकस ताल, वहीं से निकलता है ये। तो भारत में इसका उद्गम नहीं है। और तिब्बत में इस नदी को लोंग चेन नदी के नाम से भी जाना जाता है, लोंग चेन। ठीक है, अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही है पूछा जा रहा है। इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। आप सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या है, बहुत इजी है, ऑप्शन डी मूल अपीलीय परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार इनके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, नेक्स्ट, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शंस देखिए, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। ये बहुत ही फेमस है, बहुत बहुत फेमस है। इसको तमिलनाडु का गौरव और संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है।
पिछले कुछ सालों में इस पे बहुत विवाद भी उठा, लोगों ने इसको बंद कराने का मांग भी किया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी इसको बंद कराने का मांग किया, लेकिन बहुत सेलिब्रिटीज या लोगों ने फिर इसके सपोर्ट में भी बात की। जैसे कि अब देखिए स्पेन में होता है, स्पेन में एक बुल फाइट होता है, बहुत फेमस है स्पेन का बुल फाइट, ठीक है, उसके लिए लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। अब इंडिया में हो रहा है तो उसके लिए बहुत दिक्कत है, जानवरों का इसमें शोषण हो रहा है, ये सब बोल के इसको बंद कराने की मांग की गई थी, लेकिन इसको बंद नहीं किया गया, इसको गौरव संस्कृति का प्रतीक जानकर इसको शुरू रखा गया। तो जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का, ये आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? अमरकंटक कहां पे है? एमपी में है, ये आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो यहां से कौन सी दो नदी जो है अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन देखिए, ताप्ती नर्मदा है, नर्मदा सोन है, सोन बेतवा है, चंबल बेतवा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, नर्मदा और सोन ये दोनों अमरकंटक से ही निकलती है। यहाँ पे एक युग्म दिख रहा होगा, ताप्ती नर्मदा दिख रहा है ना, ताप्ती नर्मदा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है पश्चिम की ओर बहती है, निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और गिरती कहां है? अरब सागर में। पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? ताप्ती नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस देखिए, पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड और उज्जैन। तो यहां पे आप कंफ्यूज होकर सोनपुर मत मार दीजिएगा पशुओं का मेला देखकर, ठीक है। यहाँ ब्रह्मा का भी मंदिर यहाँ बात किया गया, ब्रह्मा का मंदिर और पशुओं का मेला, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पुष्कर, ठीक है। पुष्कर राजस्थान में है, यहाँ पे ब्रह्मा का मंदिर है और यहाँ पे ऊंट मेला लगता है, कैमल फेयर लगता है, ऊंटों का मेला लगता है। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सोनपुर, यहां पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, यहां भी पशु मेला लगता है, पशु मेला अगर बिहार की बात करें तो। लेकिन यहां ब्रह्मा का मंदिर और पशुओं का मेला दोनों का बात हुआ है, तो आंसर हमारा पुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन ए, यहां पे सोनपुर लिख दिया गया, ये गलत है, पुष्कर होगा, ठीक है। और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? जैविक राज्य कौन सा है? पहला जैविक राज्य कौन सा है? मणिपुर, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा सही? सबको पता होगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सिक्किम। सिक्किम ही भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, पहला जैविक राज्य है। यह कब हुआ था? तो 2016 में इसको यह टैग मिला था, पहला ऑर्गेनिक राज्य घोषित हुआ था। और लक्षद्वीप जो है ये सेकंड है ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट है, उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है, मतलब स्वेच्छा से बनाया गया कोई नियम कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था? ऑप्शन देखिए, यूनियन कार्बाइड केस, मेनका गांधी केस, इंदिरा साहनी केस और शाहबानो केस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेनका गांधी केस। ये कब हुआ था? यह वाद हुआ था 1978 में, ठीक है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को उसके जीवन और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। किस केस में? तो मेनका गांधी बनाम भारत सरकार के मुकदमे में। नेक्स्ट है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लड डायमंड, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड, वॉर डायमंड, उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लड डायमंड। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे यह रहा कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन है मिल्क फीवर, खुरहा, एंथ्रेक्स, बोवाइन फ्लू। कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन ए मिल्क फीवर। मिल्क फीवर मतलब दुग्ध ज्वर, दुग्ध ज्वर। इसको एक और नाम से बोला जाता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम की कमी से हो रहा है ना, तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया,
कैल्शियमिया, कैल्शियमिया, ठीक है। किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण दुधारू पशुओं में होता है। इससे क्या होता है, शरीर में रक्त का प्रवाह काफी कम और धीमा हो जाता है। पशु क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अगला है द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल, इस उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शंस देखिए, ग्राहम ग्रीन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अल्बर्ट कैमस, साल बेलो। कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इन्होंने ही लिखा है द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ये सबको मालूम होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद रहना चाहिए। देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360। कौन सा होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कौन सा करता है? अनुच्छेद 356। अगला है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? धान, सरसों, बीटी कॉटन और गेहूं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटी कॉटन। अगला, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शंस है फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या यूएसए। तो देखिए ये दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। और किसके याद में दिया जाता है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। वैज्ञानिक थे स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के याद में दिया जाता है। शुरू कब किया गया था? ये शुरू किया गया था 1901 ईस्वी में, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 6 फील्ड्स में दिया जाता है। क्या क्या है? तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ये हर साल दिया जाता है और बहुत अच्छी रकम मिलती है इसमें, $10 लाख, $10 लाख की राशि दी जाती है प्रशस्ति पत्र के साथ। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्यामा चरण डे। ये लगभग सबको मालूम होगा, ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। स्थापना कब हुई थी हिंदू विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की? तो 1916 ईस्वी में। एक्ट हुआ था 1915 में ये एक्ट, और स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? इनको महामना भी कहा जाता है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। तो महामना की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, और कर्मयोगी की उपाधि दी थी इसको राधा कृष्णन ने, डॉक्टर राधा कृष्णन ने। डॉक्टर राधा कृष्णन सेकंड राष्ट्रपति थे हमारे देश के। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में, इनको जो है गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों के अनुयायी होने के कारण इनको उदारवादी राष्ट्रवादी के बीच का और नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच के विचारधारा का नेता माना जाता था। और इनको जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जो कि भारत रत्न है हमारा। कब मिला था? तो 2015 में, मरणोपरांत। इस प्रश्न में 2 कॉलम दिए गए हैं, एक में स्थान है, एक में राज्य है, मिलान करना है। देखते हैं मिलान करके। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये है आपको बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। बुक्सा टाइगर रिजर्व है आपका पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी है आपका राजस्थान में, और पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एक ए का हो गया 4, ए का 4 2 जगह है। उसके बाद बी का हो गया 3, ये भी दोनों जगह है। सी का हो गया 1, सी का 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? हमारा राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? लगभग सबको मालूम होगा। ऑप्शंस देखिए, खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल, गंगा का डॉल्फिन और
घड़ियाल। तो गंगे डॉल्फिन जो है हमारा सही आंसर होगा। हमारा जलीय जीव जो है गंगे डॉल्फिन है। ये कब से है? 2009 से इसको घोषित किया गया है हमारा जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव। ये कहां कहां पाया जाता है? तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 सूची 2 को। देखिए क्रांति से रिलेटेड है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति सही है, ये तो इधर ही मिलान हो जाएगा। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति और उर्वरक भूरी क्रांति। तो एक का एक पहला ही ऑप्शन दिख रहा है सही। ये जो प्रश्न है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, आना ही आना है ये सब। क्या है? निम्नलिखित में से किस वाद में, किस केस में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस केस में प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शंस देखिए, इंदिरा साहनी का वाद, एस.आर. बोम्मई का वाद, रुदल शाह का वाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये हुआ था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती की हाल में ही निधन हुआ था कुछ समय पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की अवधारणा का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये हुआ कब था? ये डेट भी याद रखना आपको, 1973 का ये केस है। 1973 मौलिक अधिकारों से संबंधित एक विवाद पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे? तो शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफी अहमद किदवई, बेनेगल नरसिंह राव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? मतलब मूल कर्तव्य से रिलेटेड कमेटी का नाम क्या है? ऑप्शंस देखिए, कोठारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। और जो ये दो समिति दिख रहा है ना आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। मौलिक कर्तव्य का जो समावेशन किया गया था भारतीय संविधान में, किसकी समिति थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था 1976 के द्वारा। तो इसमें जो है अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 51A के तहत है। अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जब जोड़ा गया था तभी 10 ही थे। फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और जोड़ा गया, तो टोटल हो गए 11। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये है सोवियत संघ के संविधान से, मतलब रूस। पहले रूस को सोवियत संघ बोला जाता था। तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा रूस से ली गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, मतलब किसको अपना इस्तीफा दे सकता है? ऑप्शंस देखिए, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। आप सबको पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनका पद त्याग हो सकता है, या तो ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दे, या इन पर महाभियोग लगाया जाए। अक्षमता और दुर्व्यवहार वगैरह का किसी कारण से इस पर महाभियोग लगाकर इसको हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में जो है विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये महाभियोग दोनों के सदन, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। मतलब क्या हुआ? सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, तब जाकर इसको हटाया जा सकता है। और वो भी ये कार्य होना चाहिए एक ही सत्र में। अगला है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। सेम उसी प्रक्रिया से हटाएगा जैसे कि हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, ठीक है, सेम प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं ये। किस खेल से हैं? ऑप्शन ए गोल्फ, बी हॉकी, सी पोलो, डी बैडमिंटन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्फ। गोल्फ के खिलाड़ी हैं, यूएसए के हैं, बहुत ही फेमस है टाइगर वुड। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, यानी गमन नहीं कर सकती, किसमें? ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में या निर्वात में? सही आंसर हो जाएगा निर्वात में। वैक्यूम में ये गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे जो है इसको गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, मतलब माध्यम चाहिए इसको, तभी जाकर ये ट्रेवल कर पाएगा। ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं, ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये ध्वनि तरंगे। वायु में जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आपको याद रखना है। ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो सूचियां दी गई है, एक में हार्मोन्स है, किससे संबंधित है? सूची 2 से मिलान करके देखते हैं। एड्रेनलिन जो है ये गुस्सा या डर से संबंधित है। जब भी गुस्सा या डर होता है, डरते हैं, उस समय इसका सेक्रेशन होता है। एस्ट्रोजन ये संबंधित है महिलाओं से, महिला हार्मोन है ये। और इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज से संबंधित है, ठीक है। और फेरोमोन्स ये साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, इससे संबंधित है। तो ए हो गया 1, बी हो गया 3, A1 B3 दोनों में है। उसके बाद सी हो गया 4, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए एड्रेनलिन जो है जब भी दबाव, क्रोध या भय होता है, इसके प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के फलस्वरूप इसका सिक्रेशन होता है। एस्ट्रोजन जो है मादा यौन लक्षणों के विकास को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। इंसुलिन के बारे में एक और बात याद रखना है कि इसका सेक्रेशन जो होता है ये अग्न्याशय में होता है, अग्न्याशय में यानी पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज में होता है, बीटा सेल्स में होता है। और फेरोमोन्स जो है ये गंध के द्वारा समान प्रजाति के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए स्रावित होने वाला हार्मोन है। समझ में आया होगा? तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए बुक बूस्टर।